गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज, चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज कंट्रोलिंग। भले ही आज फर्स्ट वीडियो हमारी कंट्रोलिंग वाले चैप्टर का, लेकिन इसका इंट्रो मैं लास्ट वाले लेक्चर में दे चुका था। पर आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के किसी की बहन की सगाई थी, किसी की मौसी की सगाई थी, किसी के रिलेटिव की सगाई थी, कोई 12 अंधा चौड़ा शोपुर ऐसी जगह गया था, कोई घर पर सो रहा था और बहुत सारे तो बेचारे बीमार थे। तो मैं वापस बोल देता हूँ, हम लोग अब, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में बोलूँगा, जो नहीं आया उसका लॉस तो होना ही चाहिए। हम लोग प्लानिंग कर चुके, प्लानिंग में हम डिसाइड कर चुके कि कहाँ तक जाना है, किस रास्ते से जाना है। हम ऑर्गेनाइजिंग कर चुके कि अगर इस रास्ते से जाना है तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। हम हमारा स्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं, हम हमारी बैकपैक कर चुके हैं, हम रास्ते का सारा सामान खरीद के ला चुके हैं। ठीक है, फिर सर उसके बाद हुआ स्टाफिंग कि कौन कौन सा काम करने के लिए क्या क्या लोग चाहिए, ओवर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। मतलब अब हमें पता है, सुन लेना, हमें पता है कहाँ जाना है, हमें पता है किस रास्ते से जाना है, हमें पता है कि उस रास्ते से जाने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हैं। उन सारे काम के लिए हम एक एक बंदा एम्प्लॉय कर चुके हैं। मीन्स अब हमारे विजन में काम भी है और हमारे पास करने वाले लोग भी हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब फिर हमने क्या करा, उन लोगों को वो सारे काम समझाए। तो क्या हुआ ये? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। आपने काम समझा दिए तो अब वो लोग काम करने लगेंगे। आखिरी हमारा अब मैनेजमेंट का फंक्शन आता है कंट्रोलिंग, कि जब आपने सबको आपका ऑब्जेक्टिव बता दिया, आपका विजन बता दिया, फिर आपने उनको ये भी समझा दिया कि क्या क्या काम किस किस तरीके से करना है, आपने उनको कम्युनिकेशन में प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर भी समझा दिया कि आप काम करोगे तो क्या होगा, आपका काम क्यों इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली हमने अच्छे से कर ली। मतलब ईच एंड एवरी स्टाफ जानता है कि उसको क्या काम करना है, उसके काम नहीं करने से क्या गड़बड़ होगी, वो काम करेगा तो फिर आगे की प्रोसेस क्या होगा, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव होगा सबको पता है। क्या हम उनको उनके हाल पे छोड़ सकते हैं क्या, कि तुम्हें काम समझा दिया, आप काम करो, तुम्हारी मर्जी। मीन्स वो नीचे डब्बे के व्यापारी है, वो डब्बा बना रहे थे तो उन्होंने बता दिया कि भाई तू इस तरीके से पेपर की कटिंग करना, तू कार्डबोर्ड की कटिंग करना, कार्डबोर्ड और कटिंग को पेपर करना, तू स्टेपल करना, तू पेस्टिंग करना, पेस्टिंग करने के बाद तू सुखा के अरेंज कर देना। सब अपना अपना काम सीख गए, सबको अपना अपना काम आता भी है। लेजर फेयर वाली लीडरशिप चल रही है। मतलब हर कोई अपने काम में प्राइड फील करता है, हर कोई फुली मोटिवेटेड है, अपना काम हर कोई कर लेगा। तो क्या वो जो मालिक है, वो जो ओनर है, उसने आज काम बता दिया तो अब क्या एक हफ्ते बाद आके मिलेगा क्या? एक हफ्ते भी क्यों कर रहे हो, 1 महीने बाद, 1 साल बाद आके मिलेगा क्या इनसे? नहीं ना। उसको क्या करना पड़ेगा सर? उनकी छाती पे खड़े रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बेटा ये तो ओवरसीइंग, सुपरविजन में भी कर लिया उसने, चलो ठीक है सुपरवाइज करता है, लेकिन सुपरवाइज करने का इंटेंशन क्या होता है? आजा बेटा, क्या है लेट तू आ रहा है, मुँह मेरे लिए बना रहा है। सुपरविजन में इंटेंशन क्या होता है? सुपरविजन में इंटेंशन क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी काम को करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो प्रॉब्लम इमीडिएटली क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। ठीक है, मान लो एम्प्लॉय प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? अब अगला स्टेप है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि जितना भी काम तूने किया है ना, उसको एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मेजर करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिस तरीके से मैंने काम बांटा है उस तरीके से दिन भर में 500 डब्बे बन जाने चाहिए थे। ठीक है, तो अब शाम को आके वो व्यापारी पूरे 500 डब्बे गिनेगा, 500 बने कि नहीं बने। अगर बन गए तो वेल एंड गुड, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, जो हम चाहते थे वो काम हो ही रहा है। अगर 500 से ज़्यादा बन गए तो भी उसका फिक्र की बात है, 500 से कम बने तो भी फिक्र की बात है। अगर 500 से ज़्यादा बन गए तो इसका मतलब 2-3 प्रॉब्लम हो सकती है कि एक तो जो उसका टारगेट है 500 वो प्रॉपर नहीं है,
उसका जो स्टैंडर्ड है ना वो एक्यूरेट नहीं है, उसको दोबारा से एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि उसके एम्प्लॉय ज़्यादा काबिल है। या फिर सर 500 तो बनाने ही नहीं थे, 500 ज़्यादा क्यों बना दिए? डब्बों तो अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग बनते हैं ना, अभी एक्स्ट्रा वाले डब्बे कौन खरीदेगा? ठीक है, तो पहले तो अपने स्टैंडर्ड चेक करें और रिक्वायरमेंट चेक करें। और ज़्यादा बन रहा है तो तेरे डायरेक्शंस में कमी है, भाई डायरेक्शन प्रॉपर दो या इंस्ट्रक्शन पूरे देके जाओ, 500 ज़्यादा बनाने नहीं है, भले फ्री ले लेना, क्योंकि हमारा मटेरियल क्या जाता है, वेस्ट जाता है। और अगर 500 से कम बने तो मेजर इशू है कि सर कम क्यों बने। अगर रोज़ ऐसे कम बनेंगे तो हम तो हमारा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। और जहाँ पे भी वर्कशॉप होती है वहाँ पे तो सबसे मेन बात आ जाती है कॉस्टिंग के ऊपर, कि अगर मेरी फैक्ट्री का रेंट है, बिजली पानी का खर्चा है, तो वो मेरे हिसाब से अगर एक दिन में 500 यूनिट बननी चाहिए और 500 नहीं बनी, 400 यूनिट बनी, तो जो मेरी ये जो फिक्स कॉस्ट है वो पहले जहाँ 500 में डिवाइड होने वाली थी वो कितने से डिवाइड होगी, 400 से। तो वो डब्बे की कॉस्टिंग क्या हो गई, ज़्यादा आ गई ना, मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। मतलब माई प्रॉफिट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी तो मुझे इंश्योर करनी पड़ेगी प्रॉपर है कि नहीं है। तो भाई हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देके छूट नहीं जाते, हमें रेगुलर टाइम पे उस डायरेक्शंस को रिव्यू करना पड़ता है कि जैसा हम काम चाहते थे, जितना हम काम चाहते थे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें करनी पड़ती है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, कंट्रोलिंग के 3 से 4 स्टेप होते हैं। वैसे तो 2-3 ही होते हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत होती है, पॉइंट्स बड़े करने होते हैं उनको। तो उन्होंने 5 स्टेप बोला कि सबसे पहले तो पता है क्या करो, आप हर एक्टिविटी, हर टास्क के स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट कर दो। बेंचमार्क समझते हो आप लोग कि इतना काम होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा कटिंग कर रहा है तो पेपर की कटिंग के भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि इतने पेपर्स कट हो जाने चाहिए। अगर कोई बंदा पेस्टिंग कर रहा है तो इतना स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, इतने डब्बे क्या हो जाने चाहिए, पेस्ट हो जाने चाहिए। तो सबसे पहला तो आप क्या करो, सेटिंग द स्टैंडर्ड सेट कर दो। हो गया स्टैंडर्ड सेट। अब ये स्टैंडर्ड किसी टाइम पीरियड से रिलेटेड होगा ना, तभी तो स्टैंडर्ड कहलाएगा। 500 यूनिट्स बनानी है तो कितने टाइम में बनानी है, हाफ डे में बनानी है, फुल डे में बनानी है, 1 वीक में बनानी है, 1 मंथ में बनानी है। तो एक टाइम पीरियड होगा स्टैंडर्ड है, तो उस टाइम पीरियड में अब जितना भी काम हुआ उसको क्या करो, मेजर करो कि एक्चुअल काम जो हुआ उसको हम करेंगे मेजर। मेरे पास एक बेंचमार्क है, 500 यूनिट बननी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे कि सर बनी कितनी, मान लो 400 यूनिट बनी, तो अब मैं 500 से 400 क्या करूँगा, कंपेयर। ये बेकार सी स्टेप है सर, इसमें क्या स्टेप लिखने की क्या ज़रूरत है। आपने स्टैंडर्ड बनाया तो आपने एक्चुअल को मेजर ही क्यों किया है। हमारे यहाँ कोई दीवारों पे लिखने के लिए तो करा नहीं है, कोई डेटा एंट्री करने के लिए तो रखा नहीं है, हमने क्यों उसको मेजर किया, क्योंकि हम उसको कंपेयर करेंगे। सर स्टैंडर्ड था 500, बना कितना, 400। अब आया डेविएशन कि सर जैसे ही हम कंपेयर किया ना, हमें पता पड़ गया 100 का क्या है, फ़र्क है। अब आप पहले उस फ़र्के को जज करो कि ये फ़र्का एक्सेप्टेबल है कि नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल मतलब इतना वेरिएशन चलता है कि नहीं चलता। मेरे हिसाब से अगर दिन भर में 500 बनने चाहिए और 400 ही बने तो नहीं चल सकता सर। 20% की इनएफिशिएंसी है, 100% में से 80% ही काम हुआ है। आपका माल 20% क्या हो गया, महंगा हो गया, आपके प्रॉफिट में 20% की मार पड़ेगी, तो नहीं चलना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, एनालाइसिस द डिविएशन, वो जो फ़र्क आया ना उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करोगे मतलब ये रूट कॉज तक, जड़ तक पहुंचने की कोशिश करोगे कि ये 100 यूनिट कम क्यों बनी, क्या रीज़न था। कोई कहेगा सर मटेरियल ख़राब था, कोई कहेगा सर मेरी तो यही स्पीड है, पूरी लगन से काम कर रहा हूँ तो भी नहीं बन रहा, कोई कह रहा है सर लाइट चली गई थी, कोई दूसरी बात कह रहा है, कोई चौथी बात कह रहा है। मतलब अलग अलग रीजंस होंगे। आप जड़ तक पहुँचोगे ये कमी क्यों है। अब उसने कहा सर रॉ मटेरियल ही ख़राब है, मैं कटिंग करने जाता हूँ तो पूरा माल वेस्ट हो जाता है, तो वापस से मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ती है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क करते हो तो मैं आपको बता रहा था मेरा लैपटॉप बार बार हैंग हो रहा था, मैंने दिन भर में कुछ काम ही नहीं कर पाया। तो उसने मुझसे पूछा काम क्यों नहीं किया, सर लैपटॉप ही बेकार है आपका। मैं 1.5 घंटे काम करता हूँ, कंट्रोल एस का कमांड देता हूँ, सेव करता हूँ, कंप्यूटर हैंग, और मेरा 1.5 घंटे का काम बेकार, वापस करता हूँ फिर वही, दिन भर की प्रोडक्टिविटी निकली ही नहीं। सर आज ब्लैकआउट डे था, मतलब लाइट ही नहीं थी पूरे टाइम। अब ये लाइट रोज जाएगी कि नहीं जाएगी, सर जिस मशीन से हम काम कर रहे थे वो मशीन क्या हो गई, ख़राब हो गई। तो अलग अलग रीजंस हैं।
तो सिर्फ रीज़न जान के तो कोई मतलब का नहीं है ना। अब रीज़न जानने में पूरी तहकीकात लगती है। अगर किसी स्टाफ से कोई टारगेट अचीव नहीं होता है तो सिर्फ उसकी बात नहीं मान ली जाती। उसने कह दिया मटेरियल ख़राब है तो ठीक है, नहीं, मटेरियल की टेस्टिंग होती है। उसने कहा मशीन ख़राब हो गई तो मशीन ऐसे कैसे ख़राब होगी, लाखों की मशीन की टेस्टिंग होती है। उसने कहा लाइट चली गई तो आस पड़ोस से पूछा जाता है लाइट गई कि नहीं गई। तो अब आपने रीज़न पता कर लिया। लास्ट स्टेप इसका पहला स्टेप क्या था कि सर सेटिंग द स्टैंडर्ड, हर चीज़ का एक बेंचमार्क आप तय करके दो कि कितने यूनिट्स बन जाने चाहिए थे। फिर दूसरा मेजर करो कितने यूनिट बने। तीसरा कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद अगर डिविएशन निकलता है तो उसको एनालाइज करो। एनालाइज करो मतलब उसका रीज़न पता लगाओ कि डिविएशन क्यों निकला। और अगर आपने रीज़न पता कर लिया तो आप क्या चाहते हो, कल भी सेम डिफरेंस आए कि कल डिफरेंस ना आए। क्या चाहते हो, कल डिफरेंस ना आए। तो उस डिविएशन का आप लोग करेक्टिव एक्शन, और ये आखिरी स्टेप है जिसकी वजह से चारों स्टेप का नाटक हो रहा है। अगर आप करेक्शन ही नहीं ले रहे हो तो फिर क्यों फालतू में मेहनत करी 500 डब्बे गिनने की, 400 डब्बे गिनने की, क्यों फालतू में मेहनत करी तहकीकात करने की, ये क्यों नहीं बने। आपको क्या लेना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सर लाइट चली गई तो पता करो कि लाइट रोज जाएगी कि आज ही ऐसा था। अगर आज ही ऐसा था तो कुछ नहीं कर सकते, कल 2 लेबर एक्स्ट्रा ले आना ताकि कल के 400 के 100 जो बचे थे वो 100 भी बन जाए। ये हो गया करेक्टिव एक्शन। और अगर आप कहते हो नहीं सर ये तो एरिया ही ऐसा है, यहाँ तो आए दिन लाइट जाती है, हर एक दो घंटे के लिए लाइट जाती रहती है, तो फिर तो आप काम कर ही नहीं सकते, फिर तो आपके टारगेट्स अचीव हो ही नहीं सकते। तो क्या लगाओ भाई, जनरेटर लगाओ, इन्वर्टर लगाओ, या पावर सप्लाई डिपार्टमेंट में बात करो, या अपनी फैक्ट्री ही चेंज करो। मीन्स मैं जिस फैक्ट्री में जिसकी हम मशीन खरीद के लाए थे ना, हमने उससे पूछा कि आपने मशीन क्यों बेच रहे हो, आपने अपना काम क्यों बंद कर दिया। तो उसने कहा कि सर पहले मेरी फैक्ट्री उस एरिया में थी, अब उस एरिया में जब हमारे घर का पार्टीशन हुआ तो वो वाला जो प्लॉट था वो मेरे भाई के हिस्से में आ गया और मेरे हिस्से में ये इंडस्ट्रियल एरिया का प्लॉट है। और यहाँ पे सर लाइट बहुत जाती है, तो मैं ये मशीन हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है हमारा जो उनका जो कॉइल था, एक पाइप का जो एक कॉइल बनता है वो 2 घंटे में एक कॉइल बनता है, और 2 घंटे में एक छोटा सा माइनर फ्लक्चुएशन भी आया ना तो वो कॉइल कंप्लीट नहीं हुआ, और वो कॉइल कंप्लीट नहीं हुआ तो वो पूरा प्रोडक्शन क्या हो गया, खराब हो गया। तो सर ये वाला बिजनेस में इस जगह पे तो कर ही नहीं सकता, इसलिए उसने अपना पूरा बिजनेस ही क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। समझे क्या नहीं। तो 5 स्टेप हुए हमारे। पहला, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। क्या आप जिसको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसके परफॉर्मेंस के क्या सेट कर दो, आप स्टैंडर्ड सेट कर दो। अब टाइम पीरियड डिसाइड करना आपका हाथ है। हम ये भी नहीं कहते कि रोज़ ही शाम को आए और डब्बे काउंट करके जाए, गिनती गिन के जाए, नहीं। आप स्टैंडर्ड सेट करो, आप चाहो तो मंथली सेट करो, वीकली सेट करो, या डेली सेट करो अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो। मीन्स कोई चीज़ इतनी क्रूशियल है कि जिसमें माइन्यूट सा भी फर्क नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए तो हम कहेंगे कि सर आप डेली ही चेक कर लो। और बहुत ही महंगी चीज़ है तो डेली ही नहीं, आप तो आर्ली चेक करो। जैसे बड़े बड़े जो महंगी कार्स के जो वो बनते हैं ना कुशन्स, वो एकदम लिमिटेड एडिशन वाले लेदर से बनते हैं, उसमें तो आप बिल्कुल भी लापरवाही बरत ही नहीं सकते। तो उनका काम तो एक यूनिट चेक होती है, एक यूनिट बन गई, पूरा काम सुपरवाइज किया जाता है कि ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो भाई तुमसे काम नहीं होगा, किसी और से कराना पड़ेगा। मशीन खराब थी तो मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी। मीन्स आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ये कंट्रोलिंग करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो आप स्टैंडर्ड सेट कर लो। अब ये स्टैंडर्ड 2 तरीके से सेट होता है, क्वांटिटेटिवली भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं। सिर्फ क्वांटिटेटिव सेट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जल्दी काम करने के चक्कर में आधा टेढ़ा काम करेगा। जब आप एफिशिएंसी पे इतना ज़्यादा ध्यान दोगे, इफेक्टिवनेस पे इतना ज़्यादा ध्यान दोगे तो एफिशिएंसी आपकी बिगड़ जाएगी। एग्जाम्पल, आप जब टेस्ट देते हो तो किसी आंसर को आप जल्दी लिखने की कोशिश करते हो। एंड के मोमेंट पे जब आपका एग्जाम चल रहा होता है और कुछ ही मिनट बचे हैं और आपका आंसर पेपर बहुत बाकी है, तो किसी घसीटे मार राइटिंग में काम करते हो आप। बस लिख दो, सामने वाले को समझ में आए कि ना आए, सेम तरीके से काम होगा। अगर आप क्वांटिटेटिव अप्रोच पे चलोगे, सिर्फ क्वांटिटी 500 यूनिट्स बननी चाहिए तो 500 यूनिट सही भी तो बननी चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होते, क्या होते हैं, क्वालिटेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये बोला स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच
एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड मतलब सर वो बेंचमार्क, वो क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट में अब मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करूँगा, मेजर करूँगा। Thus, standard serves as benchmark towards an organization strives to work। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है ना, उसके लिए स्टैंडर्ड क्या कहलाते हैं, बेंचमार्क, कि यहाँ तक हमें पहुँचना है। नाउ फॉर इंस्टेंस क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में कि सर कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू क्या होना चाहिए, 10 लाख रुपीज़ पर ईयर होना चाहिए। प्रोडक्ट यूनिट कितनी होनी चाहिए, कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए या सोल्ड होनी चाहिए। टाइम टू बी स्पेंड इन परफॉर्मिंग अ टास्क। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ के अलग अलग बेंचमार्क्स हैं। अब मैं हमारी इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जब हम रिव्यू करते हैं तो मैं एक एक फैकल्टी की एक एक क्लास तो रिव्यू नहीं कर सकता, आज आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, तो हम सिलेबस वाइज रिव्यू करते हैं कि अप टू दिस मंथ इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, अप टू दिस मंथ आपका 100% सिलेबस क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये कौन सा हुआ, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं हुआ। कौन सा हुआ, क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्या, अब आप पढ़ा तो दोगे, सिलेबस तो कंप्लीट करा दोगे, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, तो बच्चों का एग्जाम होगा, हाफ ईयरली टेस्ट होगा, क्वार्टरली टेस्ट होगा। ऐसे स्कूल्स में आपके रिव्यू किया जाता है कि क्वार्टरली टेस्ट हुआ, क्वार्टरली एग्जाम हुए, हाफ ईयरली एग्जाम हुए। तो हम ये एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि सारे लोग 90% लाएंगे, तो मेरे जैसे भी होंगे जिनके 50% के मानते होंगे। तो बेंचमार्क सेट किया जाता है क्वालिटेटिव, इससे ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होने चाहिए। ऑन एन एवरेज बच्चों के 70% मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो एक बार हम 9th क्लास में थे, तो एक बार इंग्लिश के टीचर हमारी क्लास में आके रोने लग गए। वो क्या कहने लग गए, सालों गंवारो तुम्हारे चक्कर में मेरे को प्रिंसिपल ने इतना डांटा। मैंने कहा क्यों, ऐसे हमने क्या शरारत कर दी जिसके चक्कर में इसको इतना डांटा। मैंने कहा अभी तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम सारे फेल हो गए, तो मेरे को प्रिंसिपल बुला के डांट रहा है कि आपने ऐसा कैसा पढ़ाया कि सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे। तो ये कौन सा हुआ, क्वालिटेटिव बेंचमार्क। क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। तो क्वांटिटी या तो अमाउंट वाइज हो सकती है, या तो यूनिट वाइज हो सकती है, या फिर टाइम वाइज हो सकती है। टाइम वाइज भी तो हो सकती है कि इतने टाइम में कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, इतने टाइम में ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम्पल, जब मैं इनको अकाउंटिंग के टास्क सौंपता हूँ तो मैंने इनसे कहा ये सारी सेल बुक, सेल्स की एंट्री 1 घंटे में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो बेंचमार्क किस में आया, टाइम। जब मैं मेरे सुपरवाइजर को टास्क सौंपता था तो उसको मैं बेंचमार्क देता था कि जो आप प्रोडक्शन ला रहे हो उस प्रोडक्शन में इतने से ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगनी चाहिए। तो कौन सा हुआ, अमाउंट वाइज। फिर मैं उसको बोलता था 1 महीने के अंदर 12 टन का प्रोडक्शन तो होना ही होना चाहिए। तो ये किस में हो गया, क्वांटिटी वाइज। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वालिटी वाइज। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, इंप्रूविंग गुडविल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। सिंपल, क्वालिटेटिव मतलब एक एस्पेक्ट है, जज कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते। तो इंप्रूविंग गुडविल, मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय, रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज। लेबर टर्नओवर मतलब जो लेबर छोड़ के जाते हैं, एब्सेंटीज मतलब जो लेबर छुट्टियां करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत लल्लू सा एग्जाम्पल है। स्टैंडर्ड आउटपुट टू बी प्रोड्यूस बाय अ वर्कर पर डे इज 100 यूनिट्स पर ऑन पेग। मेरे एग्जाम्पल में कितना था, 500 बॉक्सेस पर डे। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड यूज इन फंक्शनल एरियाज टू मेजर परफॉर्मेंस। स्टार मार्क कर दो, केस स्टडीज आती है आपको इसमें। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स ऐसे दिया जाता है। तो सर जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उनके स्टैंडर्ड्स किस में होंगे, क्वांटिटी में, क्वालिटी में और कॉस्ट में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स वॉल्यूम, सेल्स एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। पर्सनल मैनेजमेंट में लेबर रिलेशंस, लेबर टर्नओवर, लेबर एब्सेंटीज। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्रीज एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये सारे इनके क्या होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, जिनको देख के ये अपने काम प्लान करते हैं और उसी अकॉर्डिंगली में टास्क परफॉर्म करते हैं। अगला, लल्लू में लल्लू। सर आपने डिफ़िकल्ट टास्क वही है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन चलती है। मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया 500 यूनिट बननी चाहिए, तो मेरे पे इतनी वो एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए कि असल में 500 यूनिट बनती है कि नहीं बनती है।
मेरे पास पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए कि कौन सा काम कितनी देर में होगा, उसके बेसिस पे ही तो जज कर पाऊंगा कि मेरे पास कितने लेबर और कितनी यूनिट बन जानी चाहिए। अभी आप लोगों ने हेनरी फेयोल और वो टेलर साहब कौन थे, FW टेलर, हेनरी फेयोल, उन्होंने टाइम स्टडी मोशन स्टडी पढ़ाई ना आप लोगों को। तो टाइम स्टडी मोशन स्टडी क्या बोला उन्होंने कि भाई साहब हम लोग तो वीडियोग्राफी करके देखते थे, वो लिटरली उनकी बुक में ये कहा गया है कि जब भी मैं लेबर को कोई काम देता था ऐसे ट्राइपॉड करने वीडियोग्राफी करवा लेता था उसकी, और मैं चेक करता था कि इसके कितने मूवमेंट्स क्या होते हैं अननेसेसरी होते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग वहाँ जाओ, नॉर्मल जो मैकेनिक होता है, हाँ नॉर्मल मैकेनिक के यहाँ पे आप देखोगे कि उसके जो टूल्स है ना वो सारे इधर उधर फैले हुए रहते हैं। तो वो एक लड़का रखता है कि छोटू इस नंबर का पाना लेके आ, इस नंबर का ये टूल लेके आ, वो टूल लेके आ, वो ढूंढता ढूंढता लेके आता है, ठीक है। और वो बेचारा मैकेनिक नीचे बैठा बैठा गाड़ी पे झुक के काम करता रहता है। और जब आप यही आपके जो ऑटोमोबाइल्स के वर्क स्टेशन होते हैं वहाँ जाओगे तो वो लोग नीचे बैठ के काम नहीं करते, उनके पास एक स्टैंड होता है और वो लोग गाड़ी को स्टैंड से क्या ले जाते हैं, बाइक को ऊपर ले जाते हैं और खड़े खड़े काम करते हैं। देखा होगा नहीं देखा होगा। तो ये कहाँ से आया, ये आया मोशन स्टडी से कि यार ये बैठ के काम करता है, झुक के काम करता है, इसकी कमर में दर्द होता है, हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, डाउन होती है, तो चलो इसको ऊपर लाओ। ये सब जगह पाने ढूंढता रहता है, एक पाने का काम एक जो पाना है ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, तो ये रुक जाता है। तो फिर एक काम करो, सबके अपने अपने सेट हो और सबके पास एक रैक हो और रैक में चीज़ें क्या हो, जमी हुई, तो उसके पास गाड़ी के नीचे बस वही चीज़ होगा जो इमीडिएटली काम आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से क्या होगी, जमी हुई होगी। ये उन्होंने सिखाया, हेनरी फेयोल साहब ने सिखाया, FW टेलर साहब ने सिखाया कि मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। अब जब वो इतनी डिटेल वर्किंग करता है तो हर कोई करता है। मैं जब हमने वो फैक्ट्री चालू करी थी तो हम स्टॉप वॉच लेके बैठते थे। स्टॉप वॉच लेके बैठते थे कैसे कि उसमें 300 मीटर का एक पाइप कॉइल होता है, तो हम जैसे ही 1 मीटर प्रिंट हुआ हम स्टॉप वॉच चालू करते थे और फिर अगले मीटर तक वो स्टॉप वॉच बंद कर देते थे। 30 सेकेंड्स हुआ तो फिर मैं मल्टीप्लाई करता था कि 300 मीटर बनना है, 30 सेकेंड्स इंटू 300 तो कितना हुआ, 150 मिनट हुआ। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा। 2.5 घंटा मेरी फैक्ट्री चलेगी 24 घंटे, तो 24 घंटे के अकॉर्डिंगली 2.5 घंटे में 16 बंडल बनेंगे। 16 बंडल इंटू 50 किलो कर देता था, 800 किलो का माल हो गया। 800 किलो इंटू 30 दिन करता था तो 8 8 16 24 टन का माल हो गया। 24 टन के माल में से छुट्टी हटा दो, कभी कभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इतना टाइम बता दो, तो ये सब करके हमारा ये आता था कि भाई साहब 20 टन या यूँ मान लो 15 टन काम होना चाहिए। अब चलो उसमें हम फिर वेरिएंस भी हटाते थे। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये हायर लेवल वाली कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, जो आप 12th के बाद फर्स्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, प्रोफेशनल में जाते हो तो सेकेंड स्टेज में पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप वेरिएंस हटाते थे। वेरिएंस हटाते मतलब सब दुनिया एक जैसी नहीं चलती, ऊंच नीच होती रहती, कभी ना कुछ कभी कुछ तो रहता ही है। तो आप इसमें से जो वो छोटा मोटा वेरिएंस है ना कि कभी कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, उसको हटा दो। तो एक्सपेक्टेडली हम ये कहते थे कि भाई साहब आपको 500 किलो माल तो रोज़ बनाना ही बनाना है। ये अब सारी पॉसिबिलिटीज़ हटा के हमने सारे कैलकुलेशन करके हमने कर लिया, सबसे डिफिकल्ट टास्क। अब दिन भर में मुझे जाके चेक करना है 500 यूनिट बने कि नहीं बने। अब क्यों नहीं बने, तो वो कुछ ना कुछ रीज़न देगा। उस रीज़न को मैंने मेरे स्टैंडर्ड को कैलकुलेट करते टाइम दिमाग में लाया होगा कि नहीं लाया होगा। मैंने हर चीज़ कि मैंने सोचा था कि कभी कभी मशीन ख़राब भी होगी, कभी कभी किसी लेबर को कोई काम भी आएगा, कभी कभी छोटा मोटा वेरिएंस भी आएगा। अब अगर उससे ज़्यादा जा रहा है, उससे ज़्यादा का वेरिएंस आ रहा है, उससे ज़्यादा का डेविएशन आ रहा है, फिर तो प्रॉब्लम का सबब है भाई। फिर तो मेरे जो 15 टन है ये 15 टन भी नहीं बनेगा। जहाँ तो मेरी कैपेसिटी 25 टन बनाने की है, अब 15 टन भी नहीं बन रहा, तो मेरी तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी, मेरा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो फिर हम लेंगे करेक्टिव एक्शन। तो अगला तो क्या है, सिंपल मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें आपको क्या याद रखना है, सर जो परफॉर्मेंस आप मेजर करो ना वो उसको उसी क्राइटेरिया पे करना, उसी वैल्यूएशन से करना जिस पे आपने स्टैंडर्ड सेट किए। मतलब मैं चाहता तो मेरी पाइप का जो वैल्यू बेंचमार्क है वो नंबर ऑफ रोल्स के हिसाब से बना सकता था कि 2.5 घंटे में 1 रोल बनता है तो दिन भर में 8 रोल बनने चाहिए, तो मैं 8 रोल भी तो बोल सकता था।
अब अगर मैंने रोल्स यूनिट्स में बोले हैं तो मैं काउंटिंग भी यूनिट्स में ही करूँगा, लेकिन मैंने तो प्रोडक्शन किस में निकाला है, केजीज में, तो मुझे काउंटिंग भी किस में करनी पड़ेगी, केजीज में करनी पड़ेगी। अब जब जब रोल बनेगा तो एक एक रोल उतरता था, तराजू पे वज़न होता था, वज़न होकर डायरी में लिखा जाता था, डायरी में लिखा जाता था। तो मैं शाम को रात को 8 बजे वहाँ ज़रूर जाता था, क्योंकि 8 बजे एक शिफ्ट वहाँ की एंड होती है। तो 8 बजे शिफ्ट एंड होने से पहले मैं जितने भी वज़न निकले हैं उनका टोटल करके बोल रहा था, देखो 500 किलो बनाना था, आपने तो 250 किलो ही बनाया, आपने तो 400 किलो ही बनाया, क्यों कम हुआ? समझे कि नहीं? परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर मतलब कि यार पॉसिबल नहीं है कि हर बार आप हर चीज़ को मेजर कर सकें, आपको सूझबूझ से मेजर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल कि हम फॉर्च्यून की फैक्ट्री में गए, फॉर्च्यून ऑयल देखा सुना है ना आपने, अडानी विलमार का है, तो हम फॉर्च्यून की फैक्ट्री में गए। अब फॉर्च्यून वालों ने कच्ची गन्नी का कितना तेल निकाला, ये कैसे देखेंगे? एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में खाली करेंगे क्या? कैसे करेंगे? तो वो ऑयल इस बिल्डिंग बराबर के एक टैंक में स्टोर होता है, बिल्डिंग बराबर के उसमें स्टोर होता है। तो उस बिल्डिंग बराबर का एक स्केल होता है, वो स्केल डिप किया जाता है, डिप करने के बाद उसको निकाला जाता है, वहाँ पे निशान आता है। आपने कभी इंजन ऑयल चेक कराया हो तो ऐसे होता है कार में, कार में इंजन ऑयल चेक कराएं। जैसे कभी अगर घर में कार हो, बोनट खुले तो देखना उसमें वो लोग क्या करते हैं, जहाँ इंजन ऑयल जहाँ से डालते हैं उसका जो कैप होता है, कैप के नीचे एक पूरा स्केल होता है, और जब भी मिस्त्री चेक करता है ना तो पहले स्केल निकालता है, उसको पूरा कपड़े से पोंछता है, डिप करता है, वापस निकालता है और देखता है कितना इंजन ऑयल। उसी तरीके से हम क्या करते थे, वहाँ फॉर्च्यून में ऑयल मेजर करते थे कि इस साइलो के, इस टैंक के पूरे डायमेंशन है हमारे पास, और अब हम डिप करेंगे स्केल, जितनी हाइट आएगी, जितने फीट तक उसमें ऑयल है, हमें पता पड़ जाएगा इसमें कितने लीटर का ऑयल है। तो हम रोज़ का वहाँ पे डिपिंग चेक करते हैं। तो इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर, इस तरीके से मेजर करना है कि हमारा काम हो जाए और उस काम पे हम क्या कर सके, रिलाई कर सके। अंदाजे से नहीं होगा, अंदाजे से नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। There are 7 techniques for measurement of performance. These include personal observation, sample checking, performance report, accounting ratio, etc. हर बार काउंटिंग थोड़ी काम आएगी। जैसे अगर आप क्वालिटेटिव बेंचमार्क्स चेक करने हैं तो कैसे करोगे आप? मुझे ये देखना है कि उसकी जो क्वालिटी है पाइप की वो प्रॉपर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करूँ? तो मैं पर्सनली उसको ऑब्जर्व करता, उसको पूरा धूल में होता था, उसको कपड़ा पूरा पोंछ के उसको मैं बिल्कुल फिंगर से उसकी स्मूथनेस चेक करता था कि स्मूथ है कि दाना आ रहा है। दाने मतलब जो हम ग्रेन्यूल्स खरीदते थे तो उसने मेरे को सिखाया, लेबर ने, कि सर ये जो ग्रेन्यूल है इसकी क्वालिटी पता है कैसे चेक होती है? उसको वो मुँह में लेता था, दांत से चबाता था कि अगर ये सॉफ्ट निकले तो ग्रेन्यूल बढ़िया है और सॉफ्ट नहीं है तो ग्रेन्यूल सही नहीं है। तो हर चीज़ के मेजरमेंट का, हर चीज़ के चेकिंग का अलग अलग क्राइटेरिया होता है और आपको वो बेस्ट क्राइटेरिया एप्लीकेबल करना है ताकि ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल क्या हो सके, मेजरमेंट हो सके। As far as possible, performance should be measured in the same units in which standards are set. This would make their comparison easier. ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया 100 पेन बनाने, यहाँ पे आया एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ 2 वर्कर्स इज मेजर्ड एज 80 यूनिट्स ऑफ पेन प्रोड्यूस बाय चंगू, 98 यूनिट्स बाय मंगू। चंगू और मंगू ने कितना बना दिया? 80 और 98 बना दिया। टाइम है हमारे पास? है। तो कब है? कितने बजे? उसके बाद क्लास है? किसकी क्लास है फिर? बैच 1 की क्लास बाद में और बैच 2 की क्लास है ही नहीं। नहीं, अरे इको की क्लास है ना, तो वो तो इधर वाले बच्चे भी तो बैठेंगे ना इको की क्लास में। ओके, मेरी बात सुनो, देखो बहुत सोच समझ के एग्जाम्पल लिखा गया है।
बहुत सोच समझ के एग्जाम्पल लिखा गया है। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस तो सेट हुआ, कितना करना है, स्टैंडर्ड 100 यूनिट बनानी है। आपको सिखा दिया कैसे मेजर करना है। मेजर अलग अलग चीज़ें अलग अलग क्राइटेरिया से मेजर होती है, ठीक है। मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट होगा तो एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि भाई दो हमारे लेबर हैं, एक है चंगू एक है मंगू। एक ने चंगू ने तो बनाया है 80 यूनिट और मंगू ने बनाया 98। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आगे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा है कि जिसने साले ने 80 बनाया ना उसको पकड़ो, जिसने 98 बनाया ना उसको प्यार करके छोड़ देना कि जा बेटा जा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको 2 यूनिट के लिए परेशान किया ना तो उसका जो मोरल है ना वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। छोटे मोटे वेरिएशन आते रहते हैं, लेकिन जिसके 20 यूनिट कम है तो पक्का मक्कार है, उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो अब पहले तीसरे वाला मैं लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, एक लाइन का है, बहुत सिंपल कि क्या करना है आपको। आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया। आप क्या करोगे, कंपेयर, कहाँ डिविएशन है, बस सच कंपैरिजन विल रिवील द डिविएशन। ठीक है सर, reveal the deviation between actual and desired result. Comparison become easier when standards are set in quantitative terms. अगर standard quantitative terms में है तो फिर क्या है, easier है। For example, deviation of 20 units of pen by Changu and 2 units by Mangu। अभी तक जो पढ़ा वो आम जिंदगी, अगले 2 स्टेप चलते हैं हमारे मेंटॉस जिंदगी में। अभी तक की मेहनत करी किसके लिए थे, अगले 2 स्टेप के लिए, कि इन डिविएशन को एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद उनके लिए करेक्टिव एक्शन लेना। तो एनालिसिस ऑफ डिविएशन बहुत बड़ा है, करेक्टिव एक्शन बहुत छोटा है, लेकिन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोनों के लिए। मींस कंट्रोलिंग के पूरे चैप्टर में से ये 2 स्टेप ही हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सब क्वेश्चन आने लायक नहीं है। ठीक है, बाय टाटा, सी यू।